क्या करेंगे? ठीक है। फिजिक्स का मेनली अगर आप देखोगे ना तो इसमें है जो 9th की एनसीईआरटी है ना, ठीक है, जो बेसिक है, मैंने पहले भी करवाया है, पता नहीं कितनों ने करी होगी, नहीं करी होगी, करी है ना, उसी से। लेकिन न्यूमेरिकल कम से कम कराऊंगा मैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करने लगे तो फिर एक ही चैप्टर होगा, और हम टारगेट कर रहे हैं 9th पूरा हो जाए, है ना। 4 चैप्टर है 9th में, कि चारों के चारों हो जाएं। तो उसके लिए न्यूमेरिकल एक कोई बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे। ऐसा नहीं जैसे पिछली बार अगर आपको याद हो तो हमने बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी करे थे, याद है? तो इसमें जस्ट एक फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे कि हाँ ये फार्मूला इसमें यूज हुआ है। वैसे भी जैसे फिजिक्स स्टार्ट होती है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है ना एसआई यूनिट से होती है, वैसे है ना भाई। नॉर्मली जो क्वेश्चन आ जाता है कई बार यही आता है कि एसआई यूनिट क्या है किसी भी उसकी। अभी भी जैसे क्वेश्चन आया हुआ था फोर्स की एसआई यूनिट क्या है ना, ऐसे आ जाता है। अब फोर्स की एसआई यूनिट ना पूछ के सीजीएस यूनिट पूछ लेते हैं। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है, और एनर्जी की है अर्ग, है ना, ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं। तो ये एसआई यूनिट तो आप ही याद कर लेना कौन कौन सी है, क्योंकि ये तो आपको रट्टा ही लगाना है ना भाई। जूल किसकी है? एनर्जी के, तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। फोर्स की क्या है? न्यूटन है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा, ये एसआई यूनिट है। लेकिन हम समझेंगे थोड़े कंसेप्ट, है ना। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल आ जाते हैं थोड़ा जो कंसेप्चुअल है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। जो रट्टा लगाने में आप माहिर हो, अपने आप ही लगा लोगे, है ना भाई। तो फिजिक्स में आपका जो पहला चैप्टर है ना वो है मोशन का, गति का। तो मोशन या गति का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें ये टॉपिक है आपके। तो इनका कोशिश करेंगे 15-20 मिनट में ख़त्म करने की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मोशन, गति, सबको पता है मोशन क्या होती है, गति क्या होती है। जैसे मोशन या गति की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, है ना। कोई चीज़ कितनी गति से चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, वो क्या हो जाएगी? उसकी मोशन हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। स्पीड, वेलोसिटी मोशन के एक पार्ट है। मोशन स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। जो इसमें तीसरी टर्म दे रखी ना, स्केलर और वेक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है इस यूनिट से। 4 यूनिट देंगे, 4 कोई भी क्वांटिटी दे देंगे, उनमें से पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। स्केलर को हिंदी में क्या कहते हैं? अदिश राशि, और इसको क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में मापते हैं भाई? मीटर में। और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में। दोनों में फ़र्क क्या है, इससे पता लग जाएगा कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। मीटर जो ये वाली जो डिस्टेंस है, इसका मतलब सीधा सीधा मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से चल के सोमवीर सर के पास जाता हूँ, तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? मैं कहता हूँ मैंने 2 मीटर चला, ये क्या है? मेरी डिस्टेंस है। अब मैं वहाँ से वापस यहीं पे आगे खड़ा हो गया, मेरे कितनी दूरी तय कर ली, है ना। 2 मीटर गया, 2 मीटर वापस आ गया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 4 मीटर। ये क्या है? मेरी डिस्टेंस है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। मैं 2 मीटर गया, 2 मीटर वापस आ गया, मतलब ये पॉजिटिव है, ये दूसरे वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव। डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। मान लिया मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूँ, तो इसकी उल्टी वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो 2 मीटर गया, उधर पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0 मीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करती है केवल कितनी आपने एक्चुअल में ट्रैवल किया। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड मतलब संख्या पे डिपेंड करता है, कितना आपने ट्रैवल किया है, वो क्या है? हमारी डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई? मैग्नीट्यूड तो है ही, ठीक है, 2 मीटर चला, वापसी में भी 2 मीटर चला, लेकिन एक डायरेक्शन इधर थी, एक डायरेक्शन इधर थी। यहाँ वाली मैंने पॉजिटिव ले ली, यहाँ वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट हो किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। जब डायरेक्शन पे भी डिपेंड करे तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल है, कोई डाउट है? तो सदिश और अदिश राशि का बस इतना ही है कि एक जो अदिश होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, सदिश वाली डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे आगे दे रखा है, एक स्पीड दे रखी है और एक वेलोसिटी दे रखी है ना। जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है?
इसको याद ऐसे ही कर सकते हो, इसको तो है ना, ऐसे स्पीड ऐसे स्केलर। इसका मतलब जो स्पीड होती है वो भी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती है। जबकि वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये जीरो हो सकती है, ये भी जीरो हो सकती है। मैं खड़ा हूँ, है ना, मैं खड़ा हूँ, मेरी स्पीड है कोई तो 0 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, ठीक है। ये जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ये क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब यही है, अगर मान लिया मेरी वेलोसिटी पूछे, जैसे मैंने ये पूछा, अब जैसे वहाँ गया, यहाँ वापस आया, मैं 2 सेकंड में आया, तो 4 मीटर मैंने दूरी तय करी, कितने सेकंड में आया, 2 सेकंड में। तो मेरी स्पीड कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी मेरी हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला ये डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। पिछली बार एचसीएस में बस इतना ही क्वेश्चन आ रहा था, एचसीएस में आ रहा था ये क्वेश्चन कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो उसमें दे रखा था मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, है ना। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आया, तो आपको एक कंसेप्ट है, ये दोनों पे डिपेंड करती है, कौन सी, वेक्टर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने देखा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगली टर्म है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण, है ना, त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब सीधा सीधा ये है, अगर आप गाड़ी में बैठे हो, जो एक्सेलरेटर दबाते हो ना, जो स्पीड बढ़ती है वो एक्सेलरेटर है। इसका मतलब स्पीड बढ़ना ही क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर स्पीड आपकी सेम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हो, आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इसी स्पीड से जा रहे हो लगातार, तो क्या एक्सेलरेशन है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, क्योंकि आपकी स्पीड 50 है, लगातार इतनी है। एक्सेलरेट कब होगी, जब आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। स्पीड का बढ़ना या घटना है, या तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन मैंने कहा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट मीन्स ये कैसी क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, इसका मतलब ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड तो करेगी ही करेगी, साथ में किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। तो एक्सेलरेशन का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये मैंने कहा v, मान लिया आपकी स्पीड v है, मान लिया इनिशियल व्यू है ना, मान लिया ये होती है, नॉर्मली हम u लेते हैं इनिशियल स्पीड के लिए। स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी कितनी है, u, आपने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, क्या दबाया, एक्सेलरेट कर दिया। व्यू थी मान लिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे थे, फिर आपने एक्सेलरेटर पे पैर धरा, पैर धरते ही आपकी स्पीड कितनी पहुंच गई, 60 पहुंच गई, ठीक है। इनिशियल क्या दी, 40, फाइनल कितनी होगी, 60। क्या एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, बट एक्सेलरेशन कितना हुआ, वो तो वेलोसिटी का चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज का मतलब है जहां पे रेट जहां भी आ जाएगा ना, वहां टाइम आ जाएगा, है ना। कितने टाइम में करी आपने चेंज, ये जो चेंज करा आपने 40 से 60, कितनी देर में हुआ है, वो होगा रेट ऑफ चेंज। तो v माइनस यू बटे में कितनी देर में, समझ में आया, ये चेंज, ये जो चेंज आया है कितनी देर में आया, वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट का हमें पता है मीटर पर सेकेंड, बटे में 1 सेकेंड और आगे टाइम की, है ना। तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। तो ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, फिर आपने ब्रेक लगा दिया, आपकी स्पीड होगी 0, आपने रोक दी गाड़ी, है ना, लेकिन कितनी देर में रोकी, मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड में रोक दी, टाइम है 10 सेकंड में रोक दी, कितनी देर में, 10 सेकंड में। आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों ऑप्शन आएंगे, 4 भी आएगा, -4 भी आएगा। क्या होगा, 4 होगा या -4 होगा। यहाँ पे आपकी गाड़ी एक्सेलरेट ना हो के आपने उसको कम किया, मंदा किया, मंदक हुआ है ये, है ना। तो इसमें एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, कम कर रहे हो आप, तो नेगेटिव कैसे होगा, फाइनल कितनी होगी 0,
इनिशियल कितनी थी 40, टाइम कितना लिया 10, तो -40/10 कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको कहते हैं जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो उसको एक्सेलरेशन ही कहते हैं, जब नेगेटिव हो तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। याद रहेगा, नेगेटिव को क्या कहते हैं रिटार्डेशन, या हिंदी में कहते हैं इसे मंदन और इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन। ये है एक्सेलरेशन और ये है त्वरण। समझ में आ गया, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, हो जाएगा। इसके बाद आपकी फिजिक्स में आप पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग में इसमें लूसेंट में देख रहा हूँ तो इसमें दे रखे MLT। कई बार मान लो इस तरह क्वेश्चन आता है कि MLT की फॉर्म में लिखो। मैं कह रहा हूँ मेरा फार्मूला मुझे ये पता लगा, जो डिस्टेंस होती है उसको किस में मापते हैं, मीटर में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही चीज मेरे को MLT की फॉर्म में लिखनी है। M क्या होता है, इस फॉर्म में पूछ लेते हैं, जो एक आध बार मैंने देखा कहीं पे क्वेश्चन। M क्या होता है यहाँ मास, L है लेंथ, T है टाइम। M क्या है मास, L है लेंथ, T है टाइम। अब मेरे को इसको मीटर में लिखना है ना। अब ध्यान से देखना, इसको मेरे को इस फॉर्म में लिखना, तो क्या मेरे पे इसमें डिस्टेंस में कोई मास की चीज का जिक्र है, कोई मास का कोई जिक्र है इसमें, केवल मीटर है, मतलब लेंथ की बात हो रही है। इसके अलावा इसमें ना तो टाइम की बात हो रही ना मास की बात हो रही। इसका मतलब M क्या हो जाएगा 0, M का कोई जिक्र नहीं है। L का जिक्र है, L है, L क्या है 1 है, 1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो अपने आप बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है ना। और T क्या हो जाएगा, T का भी कोई जिक्र नहीं है। इसमें क्या होगा मीटर पर सेकंड वाले में, M क्या हो जाएगा 0, L और T नीचे है ना, सेकंड नीचे है, टाइम तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। अगर इसको मेरे को मीटर सेकंड को वैसे भी लिखना तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, है ना। ऊपर जाती है तो घात क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा MLT -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखना हो तो M0, मास का कोई जिक्र नहीं है, L है, L का कितना 1 है, और T कितना है नीचे है ना, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -2। इस तरह के दे रखे, मतलब आपको ये कंसेप्ट है इसमें, इसलिए बताया बस, है ना। कर लेंगे ये। तो ये है MLT की फॉर्म करना किसी चीज को, इसको कहते हैं मास लेंथ और टाइम। मास लेंथ और टाइम की फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी भी यूनिट को, हो जाएगा। इसके बाद है आपका टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब सिंपल है, कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है और सेम स्पीड है ना, स्पीड सेम है। जैसे हमारे सैटेलाइट घूम रहे हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके एग्जांपल सिंपल यही दे रखे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो हम इसरो सैटेलाइट लॉन्च करती है ना, जितने भी इनसेट वाले हैं या दूसरे जितने भी सैटेलाइट जाते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या नॉर्मल सैटेलाइट जैसे चांद है हमारा, नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ है, अर्थ किसके चारों तरफ, सन के चारों जो चक्कर काट रही है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एन एथलीस्ट या साइकिलिस्ट इन ए सर्कुलर पाथ, ये थोड़ा डाउटफुल है ना। ये तब होगा जब ये साइकिलिस्ट सेम स्पीड रखे, सेम स्पीड से चक्कर काट रहा हो, जो पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है, कौन इतना स्पीड मेंटेन करेगा। और टिप ऑफ ए सेकेंड, मतलब घड़ी में जो सुई चक्कर काट रही है, ये भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सिंपल है। फिर यहाँ पे एक टर्म दे रखी है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेंट्रीपिटल किधर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अंदर की तरफ, है ना। और जो सेंट्रीफ्यूगल की होती है वो बाहर की तरफ होगी, मतलब बाहर की तरफ खींचेगा। इतना फर्क याद रखना है ना। सेंट्रीपिटल को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बिल, और सेंट्रीफ्यूगल को अपकेंद्रीय। सेंट्रीफ्यूगल होगा अपकेंद्रीय, है ना, अपकेंद्रीय। तो आप मतलब बाहर की तरफ ही कर लो, आप मतलब ऊपर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ। अब केंद्रीय कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं जो आपको पूछे जाते हैं, बताइए इसमें कौन सा है। ये सारे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके दे रखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल के। इनमें देखोगे सारों के सारों में जो फोर्स लग रही है वो अंदर की तरफ लग रही है। अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है, मान लीजिए अर्थ है और इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है,
है ना, ये सैटेलाइट घूम रहा है, इसको घुमाने के लिए कौन सी फोर्स इसको अंदर की तरफ खींच रही है? ये जा क्यों नहीं रहा, बाहर क्यों नहीं निकल रहा, घूमे जा रहा, घूमे जा रहा, इसको कोई रोक रहा है? इसको कोई रोक रहा है भाई? कौन रोक रहा है? ग्रेविटेशन, है ना। धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको रोक रहा है। तो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको अंदर की तरफ खींचे हुए, इसको बाहर नहीं जाने देता। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। यही जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, जो इसको घुमाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर वैसे भी देखा जाए तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे जो लगी हुई है वो बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसी की वजह से ये घूम रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ होगी तो कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपिटल। क्वेश्चन इस पे आ जाता है, जैसे साइकिलिस्ट है, एक साइकिल सवार है, गोल चक्कर काट रहा है, तो उसमें कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से वो चक्कर काटे जा रहा है? जब भी आप देखना सर्कुलर मोशन होती है ना, आप थोड़ा अंदर की तरफ झुक जाओगे। महसूस किया कभी? ऐसे उधर गए तो गिरोगे ही, है ना। आप क्या करोगे? थोड़ा ऐसे हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे ही चलाते हैं। तो हम एक फोर्स लगा रहे, कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ लगा रहे, सेंटर की तरफ लगा रहे। जैसे मान लीजिए गोल है तो हम अंदर इधर की तरफ झुकेंगे, है ना, तो सेंटर की तरफ झुक रहे, मतलब इधर की तरफ लग रही है फोर्स। तो ये कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपिटल होगी। अब सेंट्रीफ्यूगल के क्या आते हैं? है ना, वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगल क्यों है? क्योंकि जो कपड़े धुलते हैं ना, आप देखना हमेशा बाहर की तरफ चिपके मिलेंगे, साइड में निकलेंगे सारे के सारे, है ना। उसमें से क्या होता है? सारा बाहर की तरफ लगते हैं। कपड़े हमेशा कहाँ दिखेंगे? साइड में लगेंगे। अगर आप मक्खन निकाल रहे हैं, दही को रही घूमती है तो मक्खन भी कहाँ जाएगा? साइड में हो जाएगा। तो एग्जाम्पल यही आते हैं। वॉशिंग मशीन में कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल होगा। या क्रीम जो निकालते हैं, मिल्क से जो क्रीम निकालते हैं, जो क्रीम सेपरेटर होता है, वो भी किस पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। वहाँ पे आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन या कौन सी फोर्स काम करती है? तो सेंट्रीफ्यूगल। याद हो जाएगा, ध्यान रहेगा। कोई डाउट है? ठीक है। फिर आगे है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये आप नोट कर सकते हैं, बस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, वो नोट करके रखना। कौन कौन सी? v = u + at, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी क्या है? s = ut + ½ a t²। तीसरी क्या है? v² - u²। ये 3 इक्वेशन है मोशन की। सीधा सीधा इक्वेशन दे रखी हैं आपकी फिजिक्स की बुक में भी, लूसेंट में भी तीनों दे रखी हैं। इन तीनों पे अगर कोई न्यूमेरिकल ही आएगा, सीधा सीधा आपसे कोई इक्वेशन नहीं पूछेगा, कोई देगा तो इनके ऊपर क्या देगा? न्यूमेरिकल आएगा, है ना। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, v क्या है? जो वेलोसिटी बाद में आई है, और u क्या है? ये प्रारंभिक है, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल है। और v क्या है? फाइनल है। t क्या है? कितना टाइम लगा। और a क्या है? एक्सेलरेशन है ना। ये चारों चीज़ें हमने अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले, है ना। ये अगर आप देखो तो ये फार्मूला में थोड़ी देर पहले हमने लिखा ही था। अगर यहाँ पे a निकालना हो तो हमारा क्या हो जाएगा? v को उधर ले जाएंगे, v - u/a में t। यही तो था एक्सेलरेशन, यही तो था। रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, यही तो पहली इक्वेशन है ना। ऐसे ही फिर सेकंड वाली है। सेकंड वाली में s क्या है? ये है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो आपने दूरी तय करी है उसके लिए है बेसिकली, है ना। जब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे दूरी निकलवाने की बात कर रहा हो तो वहाँ पे हम यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन, जब दूरी निकालनी हो। और तीसरी में आपको सारे यही वाले फार्मूले, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लो, उसके बाद और न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, करके देख लो। ये वाला तो है ही नहीं, इसमें रहने दो तुम, ये होगा भी नहीं। ये चीज़ और है, स्पीडोमीटर से क्या होती है? ये आया होता है एक बार, ये क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। ओडोमीटर क्या होता है? गाड़ी में एक ओडोमीटर लगा होता है ना। डिस्टेंस दिखाता है, जैसे गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल गई, 1.5 लाख चल गई, 2 लाख चल गई। ये तो पूछते जब गाड़ी खरीदते कितनी चल गई, बाइक कितनी चल गई, तो वो कौन बताता है?
ओडोमीटर, ओडोमीटर रिकॉर्ड करता रहता है कितनी आपकी गाड़ी चली है, तो ओडोमीटर सही होता है। स्पीडोमीटर सिंपल है, कितनी स्पीड है, 60 की स्पीड है, 70 की है, 80 की है, 100 की है, वो किस में आएगा, स्पीडोमीटर में। ठीक है, ये वाले किसके एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, ये ध्यान रखना। सेंट्रीपिटल की किधर होती है डायरेक्शन, सेंटर की तरफ होती है ना। ठीक है, और वेलोसिटी देखो, स्पीड किधर चल रही है, इधर 90 डिग्री का एंगल है दोनों के दोनों में। वेलोसिटी तो बाहर की तरफ चल रही है ऐसे, लेकिन फोर्स किधर है, अंदर की तरफ। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने नोट करी थी। इसका एक न्यूमेरिकल अब कर लो, ये वाला। ए ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। सबका निकल गया? अच्छा, इतना समझ में आया, सबको आ गया भाई? मुझे नहीं हो गया? हो गया? ठीक है, इसमें सिंपल है, ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम मतलब इनिशियल है ना। इनिशियल कितनी है, 25, फाइनल कितनी होगी, 10, टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड। इसका निकालना क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन क्या होता है, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज मतलब v माइनस यू, 10 माइनस 25 बटे में 5 माइनस 15 बटे 5 कितना आ जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के हैं भाई, ये एक न्यूमेरिकल काफ़ी है। इसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर आपका करें कंटिन्यू। इसमें है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लॉ में आते हैं कि कोई एग्जांपल देंगे, बताइए इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ एप्लीकेबल है ना। तो सबसे पहले तो हमें फोर्स का पता होना चाहिए, फोर्स है क्या, क्या भाई मंजू, कंटिन्यू करें। फोर्स क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है भाई, पहले तो यही बता दो, है ना। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, ये भी ध्यान रखना। और दूसरी यूनिट क्या है, डायन, वही वाले महंगाई डायन खाद जात है ना, ऐसे है ना एक गाना, तो वो याद रखना इसी में। डायन, डायन तो वैसे भी यूज करते हैं ना, डायन, लंका, डायन, ये है ना, बहुत सारे इस तरह के वर्ड यूज करते हैं जब गाली देते हैं। पर ये फोर्स के लिए याद रखना है ना, फोर्स के लिए क्या है भाई, डायन। और इसकी यूनिट क्या है, मेन ऐसा यूनिट है न्यूटन। और ये क्या इसको बोलते हैं, सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, सीजीएस जब बोलते हैं हम, सीजीएस का मतलब क्या है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। सेंटीमीटर मतलब छोटी यूनिट है ना, सी से छोटी भी याद कर लो, सी से छोटी, सी से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। कितने डायन होते हैं वैसे एक न्यूटन में, ये भी ध्यान रखना, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5 डायन होते हैं। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो ये कौन सी बड़ी हुई, यहाँ पे यही तो बड़ी हुई न्यूटन, न्यूटन के अंदर इतने सारे डायन हैं, और इसके मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हैं, 100। तो ये बड़ी है, ये छोटी है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट हो गई भाई। फोर्स सिंपल क्या है हमारी, फोर्स का मतलब है जो बल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हमें बल कहते हैं। तो फोर्स का मतलब सीधा सीधा यही है कि हम कोई चीज़, जैसे मान लें यहाँ पे ये ताकत लगा रहे हैं, कहीं पे ताकत लगाना वही फोर्स है, सिंपल ये याद रखना है ना, इतना ही ध्यान रखो। और फोर्स क्या करेगी, फोर्स क्या क्या काम करती है, इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे। फोर्स क्या करेगी, या तो कोई चीज़ रुकी है उसको चला देगी, है ना, यही तो होगा, रुकी हुई चीज़ को चला देगी, चलती हुई चीज़ को रोक देगी, चलती हुई चीज़ की स्पीड कम उसको ज़्यादा कर देगी, कम से ज़्यादा करना, यही तो काम है। या कोई चीज़ चल रही है उसकी डायरेक्शन चेंज करना, मैं इधर चल रहा हूँ मेरे को इधर घुमा दिया, वो क्या है, वो भी डायरेक्शन चेंज करना भी किसका काम है, फोर्स करेगी। या फोर्स क्या करेगी, किसी चीज़ की शेप चेंज कर दी, जैसे बॉल ले रहे हो, बॉल को दबा दिया, उसकी शेप चेंज कर दी, यही तो कर रहे हैं। तो ये इसके इफेक्ट्स दे रखे हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। आगे दे रखा बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स, संतुलित या असंतुलित। संतुलित कब होगा, कोई चीज़ मूव करेगी तो अनबैलेंस है ना, किसी चीज़ पे लगा रहे हो, ताकत लगा रहे हो, मान लिया इसी टेबल पे मैं इधर से ताकत लगा रहा हूँ, है ना, तो ये मूव कर जाएगी। लेकिन ये उधर से लगाने लग जाए
ये उधर से दिखा रहा है, मैं इधर से दिखा रहा हूँ, ये मूव नहीं कर रही, तो दोनों सारी फोर्स मिलकर क्या हो जाएंगे, मान लिया 4 फोर्स लग रही है, चारों फोर्स मिलकर इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। मैं कह रहा हूँ 4 बंदे कहीं पे लगे हुए एक दूसरे को, एक इधर दिखा रहा है, एक उधर दिखा रहा है, एक इधर दिखा रहा है, चारों मिलकर फोर्स 0 हो जाएगी। 0 क्यों होगी, 4 चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ, 0 क्यों हो जाएगी, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा, है ना, कुछ पॉजिटिव होंगी कुछ नेगेटिव। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये ध्यान रखना। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। आप मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स इधर लगेगी, उधर से लगाऊंगा तो इधर लगेगी, है ना। जिधर फोर्स लगेगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट आएगा, आएगा या नहीं आएगा। मैं इस चीज़ को इधर दिखा रहा हूँ तो क्या इधर आ जाएगी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उसी तरफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और मान लिया दूसरा बंदा इधर लगा रहा हूं, मैं इधर की पॉजिटिव ले रहा हूं तो इधर की मुझे क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। एक जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव तो उल्टी में क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब डायरेक्शन में डिपेंड करती है, दैट्स व्हाई इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना। तो वेक्टर क्वांटिटी है, बैलेंस में क्या हो जाएगी, टोटल जो फोर्स होगी, फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। अनबैलेंस्ड में ओबीएस कुछ वैल्यू होगी, है ना, एक तरफ ज्यादा लग रही होगी दूसरी तरफ से कम लग रही होगी, इसलिए कुछ ना कुछ फोर्स होगी, और कुछ फोर्स होगी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। समझ में आया ये, कुछ फोर्स अगर मान लें पॉजिटिव या नेगेटिव होगी तो क्या होगा, साथ के साथ है डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो काम भी होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, काम तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी ध्यान रखना। अगला जो चैप्टर आएगा वर्क का ही है ना। डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, काम भी होगा, बिना डिस्प्लेसमेंट के कोई काम नहीं होगा। अगर मैं इस दीवार को धक्का मार रहा हूं तो कोई मैं काम कर रहा हूं, है ना, अपनी फोर्स तो लगा रहा हूं, ताकत भी लगा रहा हूं, लेकिन कोई काम हो रहा है, काम कोई नहीं हो रहा है ना। तो बैलेंस्ड फोर्स होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, ये दोनों समझ में आ गई, है ना। कुछ एग्जाम वो दिखा देता हूं डायग्राम फटाफट। ये दिखा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, मैन यूजेज ए फोर्स टू मूव ए स्टेशनरी लॉन मूवर। ये लॉन मूवर है, उसको मूव कर रहा है ना, मूव कर सकती है फोर्स। यहाँ पे स्पीड बढ़ा के दिखा रहा है, स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, टू चेंज द डायरेक्शन। ये मान लिया, जैसे मान लिया मैंने इधर से बॉल मारी, दूसरी तरफ से दूसरे ने बॉल मारी, तो इसकी डायरेक्शन तो इधर आ रही थी बॉल की, इसने पैर मारा तो उल्टी कर दी, है ना। या मान लिया रैकेट है, शटल पे ऐसे मारते तो डायरेक्शन एकदम चेंज नहीं हो जाते, वहाँ तो इधर रही है, मैंने फोर्स लगाई, दूसरी डायरेक्शन चेंज होगी, तो भी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ पे आप क्या बना रहे हैं, समोसे, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे वो बना रहा है, जो भी बना रहा है ये, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन, ये क्या होगी, इसकी जस्ट शेप चेंज हो रही थी। ये फोर्स के इफेक्ट्स हैं। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का एग्जांपल दे रखा है, इसे समझ जाओगे आप। समझ में आ गया, सिंपल दिख रहा है। यहाँ कैसी फोर्स है, ये बैलेंस है, 300 इधर लगा रहा है, 300 इधर लगा रहा है, क्या हो जाएगी, टोटल 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या दिया था, हाँ, इसको जड़ता का नियम भी कहते हैं ना, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना कि न्यूटन का कौन सा नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है, क्या हुआ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, अगर कोई चीज खड़ी है तो वो खड़ी रहेगी, कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक, वेरी गुड, सबको पता है भाई, जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे, बाह्य फोर्स ना लगाई जाए, तब तक वो चीज क्या रहेगी, अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगी। चाहे वो चलने वाले या स्थिर रहने वाली है, उसको क्या करेगी, वो मेंटेन करेगी। तो न्यूटन का फर्स्ट नियम यही कह रहा है, सिंपल है ना, याद रहेगा। और जड़त्व का फर्स्ट नियम भी यही कहता है। जड़त्व क्या कहता है, जड़त्व वाला जो इनर्शिया वाला है कि मतलब जड़ की तरह जमी रहेगी, ये भी है। इनर्शिया क्या कहता है, जड़त्व मतलब जड़ी हुई है, वहीं पे जड़ के बैठ गई, कहते हैं ना जड़ के बैठा, गति जम के बैठा है, तो ऐसे वहीं पे जम के बैठे रहेंगे जब तक उस पर कोई छेड़ेगा नहीं उसको। यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। ये किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। जो लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। और ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑब्वियस है, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से हैं,
है ना। जैसे मान लिया आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी एकदम चल पड़ी, गाड़ी एकदम चल पड़ी तो आपका आगे की तरफ गिरोगे या पीछे की तरफ गिरोगे? तो आपका पीछे की तरफ गिरना, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना। गाड़ी क्या होगी, एकदम स्पीड में आ गई, आप बैठे थे, आपका नीचे वाला हिस्सा वो गाड़ी के साथ चल रहा, पीछे वाला, पीछे जो ऊपर वाला है वो कोशिश कर रहा है आपको स्थिर रखने की, आपको स्टेशनरी रखने की कोशिश कर रहा ऊपर वाला, क्योंकि आपका गाड़ी से टच कौन सा हिस्सा है, नीचे जो बैठे हुए आप सीट पे बैठे हुए वो सीट के साथ अटैच है, इसलिए जो नीचे वाला हिस्सा वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या करेगा, ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपकी कोशिश करेगा आपकी जो रेस्ट की पोजीशन है उसी में रह रहे, तो इसलिए नीचे वाला आगे की तरफ भागेगा, ऊपर वाला पीछे रह जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, पीछे की तरफ धक्का लगेगा। दूसरा क्या होगा, जब गाड़ी चल रही है एकदम ब्रेक लगा दे, गाड़ी में जैसे मान ले चल रही है तो एकदम आप किधर गिरोगे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है। गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाते गाड़ी तो रुकेगी, आपका नीचे वाला हिस्सा भी रुकेगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा भी किस में है, मोशन में। ऐसे ही जब आप गाड़ी से उतरते हो, गाड़ी चल रही है, चलते हुए गाड़ी से आपको पीछे की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए, आगे की तरफ, हमेशा किस तरफ मुंह करना चाहिए, आगे की तरफ, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है किस में होती है, जब मोशन में होती है, और मोशन किधर होती है, आगे की तरफ। अगर आप पीछे की तरफ मुंह करके उतरोगे तो ऑब्वियस आपका सिर फूटने वाला है, ऐसे ही होगा ना। चोट खाई है, मैंने तो खा रखी है, पता नहीं था तो न्यूटन लॉ का, है ना, न्यूटन लॉ पढ़ के पता लगा। लेकिन लेडीज बहुत गिरती हैं, पता ही नहीं होता, बेचारी ऐसे उधर कूद जाएंगी, ऐसे मुंह करके, बस चल रही है ऐसे ध्यान से उधर से उतर जाएंगी। स्लो भी होगी ना, स्लो में भी क्या होती है, मोशन तो है या नहीं है, वो थोड़ी से भी थोड़ा सा, कई बार थोड़ा सा झटका लग जाता है, रोक लेती हैं। तेज होगा तो चोट तगड़ी लगने वाली है। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के और एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे मान लिया दरी में से धूल निकालना, टहनी से फल गिरना, टहनी को हिलाते हैं तो जो फल होते हैं रेस्ट में होते हैं, टहनी मोशन में आ जाती है तो नीचे टूट के गिर जाते हैं। और भी है कोई, ठीक है, और देख लेता हूँ कोई होगा तो। ये दे रखें, एक कारपेट व्हेन द स्टिक डस्ट कम्स आउट, ये कारपेट वाला है, ये फ्रूट वाला है, ये पैसेंजर वाला जो आगे की तरफ गिरते हैं, वी टेंड टू, ठीक है, हो गए हैं। फिर न्यूटन सेकंड लॉ, स्पीड तेज तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है भाई, आ रहा है टिंकू। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वो तो ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फार्मूला देता है ना। सेकंड लॉ ऑफ जो न्यूटन है उससे हमें ये फार्मूला लिखता है कि जो फोर्स की वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, मास गुणा में एक्सेलरेशन। लेकिन न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बट इससे पहले ये वो मोमेंटम दे रखा था, मोमेंटम पढ़ लेते हैं, है ना। मोमेंटम आपको पता ही नहीं अभी, वैसे तो पता होगा आप लोगों को। मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग। मोमेंटम का मतलब क्या है, आप में कितना मोमेंटम है अभी, कितना है, अगर हमारी वेलोसिटी जीरो है तो हमारे अंदर मोमेंटम इज जीरो, है ना। मोमेंटम तभी कहेंगे जब आपके अंदर क्या होगी, वेलोसिटी होगी। बिना वेलोसिटी के मोमेंटम क्या होगा, अगर कोई बॉल पड़ी है तो उसमें मोमेंटम है जीरो, लेकिन बॉल मैंने फेंक दी तो उसमें क्या आ जाएगा, मोमेंटम दिया मैंने, उसमें क्या दे दिया, मोमेंटम है। इसका मतलब मोमेंटम विद वेग है ना। वेग मतलब गति के साथ मोमेंटम, अगर गति नहीं है तो आपका मोमेंटम इज जीरो। इसलिए मोमेंटम का रिप्रेजेंट करते हैं पी से, वैसे P इज इक्वल टू एम इंटू वी, एम इंटू वी, मास गुणा में वेलोसिटी। इसका MLT में निकाल सकते हो, MLT निकाल सकते हो इसका, MLT मास गुणा में वेलोसिटी। अगर मोमेंटम का आपको ये पूछे MLT की फॉर्म में लिखो, मास लेंथ और टाइम की फॉर्म में, इसमें क्या है, m है, मास है, ये क्या है, मीटर, और ये क्या है, बटे में सेकंड है। इसका मतलब मास है तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम वाला है ना, ये क्या हो जाएगा, m होगा इसमें, है ना, मास होगा, लेंथ होगी, लेंथ होगी, टाइम होगा, नीचे है ना, नीचे है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m0 L0 t नहीं जीरो नहीं, m1 L1 t माइनस 1। इनको लिखते नहीं है, वैसे जरूरत ही नहीं है, एक पावर है ना, ML t माइनस 1, इस फॉर्म में आ जाएगा ना।
तो ये मोमेंटम का आपको पता लग गया भाई मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम का मतलब जो वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम है, वेलोसिटी नहीं होगी तो मोमेंटम जीरो है। अब एक चीज है, मान लिया मोमेंटम है, एक गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वही गाड़ी मैंने उसकी स्पीड कर दी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या उसका मोमेंटम बढ़ा? एक गाड़ी पहले चल रही थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब होगी उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या उसका मोमेंटम बढ़ा या सेम है, या 5 गुना बढ़ गया या 5 गुना कम हो गया? पहले स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब मैंने स्पीड कर दी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 की स्पीड बना दें, है ना। वेलोसिटी कितने गुना बढ़ गई? 5 गुना। पहले 20 की स्पीड थी, अब कितनी होगी? 100 की। तो पहले जो मोमेंटम था, जो दूसरा मोमेंट होगा, इससे कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा, है ना। ज़्यादा मोमेंटम हो जाएगा। खतरनाक कौन सा, ज़्यादा मोमेंटम या कम? कोई चीज़ ज़्यादा स्पीड में आपसे टकराती है और एक कम स्पीड में टकराती है, ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? जब गाड़ी ज़्यादा स्पीड में होगी ज़्यादा नुकसान होगा, कम स्पीड में होगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या बढ़ जाता है? मोमेंटम बढ़ जाता है। तो मोमेंटम जो बढ़ जाता है, इसी के ऊपर ये फार्मूला दिया है, न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डिपेंड करता है डायरेक्टली इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ, मान ले P2 माइनस P1, दो मोमेंटम, उसमें कितना रेट, जैसे हमने एक्सेलरेशन करा था ना, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो था एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी कितनी बढ़ गई? यहाँ पे क्या हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट जहाँ पे भी आ जाए बटे में क्या आ जाएगा? पेन है और उधर से लिया हो एक, अगर है तो चला ही ना रहा है, चल आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या आ जाएगा? बटे में, बटे में क्या आएगा भाई? टाइम आएगा या नहीं आएगा? तो P2 माइनस P1 बटे में टाइम, ये किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के। जहाँ जैसे हमने ये निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन के, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर है फोर्स के। ये बता दिया न्यूटन ने, हो जाएगा याद। अब यहीं से मेरे को ये पता है जो मोमेंटम होता है किसके बराबर होता है? एम वी, एम यू बटे में टी, यही हो जाएगा। और ऊपर वाले में एम कॉमन आ गया, एम तो एक जैसा ही है ना। कार है तो कार ही है, पहले भी कार थी अब भी कार है, मास तो क्या है? सेम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एम वी माइनस यू बटे में टी। और ये क्या चीज़ है? ये अभी हमने देखा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू ए। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू ए। तो सेकंड लॉ जो न्यूटन का है वो क्या देता है? फोर्स का फार्मूला देता है सीधा सीधा। फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? F इजिकल टू एम ए, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कोई सा भी कर लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, या मास गुणा एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर है। हो जाएगा? यहाँ कोई डाउट? अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से सीधा सीधा ये है, अब आपकी गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से भागी जा रही है, एक्सीडेंट होगा, है ना। एक्सीडेंट होगा, ये गाड़ी की स्पीड आ गई एकदम जीरो, है ना, एकदम क्या आ गई? जीरो। कितनी देर में आई? कितनी देर में आई? कितनी देर में आ जाती है? मान लिया पीछे आगे कोई भी है, पेड़ खड़ा है, उस पेड़ से जाके गाड़ी टकराने वाली है ना, यहाँ से टकराएगी तो कितनी देर में कम हो रही है इसकी स्पीड, है ना। यहाँ पे 100 से एकदम जीरो आने वाली है, लेकिन कितने में? 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? जैसे ही टच होगी, टच होते ही जीरो हो जाएगी। हो गया नहीं होगी? जीरो हो जाएगा। 1 2 होगी, थोड़ी घसर घसर करके थोड़ी आगे निकल जाएगी, लेकिन क्या होगा? जीरो आ जाएगी। लेकिन कितनी में? पॉइंटों में आएगी, 0.00 कितना भी, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, 0.001 सेकेंड में। तो जो फोर्स होगी क्या होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? जो फोर्स होगी, वेलोसिटी मेरे को पता है 100 से जीरो होने वाली है, 100 माइनस जीरो, ठीक है, 100 ही होगी, है ना, जीरो है वो तो दूसरी। और जो टाइम है वो क्या है? मान लिया ये टाइम मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ, मैं एक टाइम ले रहा हूँ 10 सेकंड लगे, आराम से कोई ऐसी चीज़ है जैसे मान लिया गद्दा लगा रखा है, गत्ता वत्ता लगा रखा है, उसमें आराम से टाइम लग रहा है रुकने में उसको।
एक है मेरा पेड़ खड़ा, वो टाइम ले रहा है मेरा 1 सेकेंड, तो यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी, मैं न्यूटन में लेता हूँ, मान लिया कितनी होगी 100 न्यूटन। एक मेरा टाइम लग रहा है, मान लिया मैं कर रहा हूँ 0.1 सेकेंड, तो ये कितनी हो जाएगी 1000 न्यूटन। अब मैं कह रहा हूँ टाइम लगा मेरा 0.001 सेकेंड, है ना 0.01, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 न्यूटन। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है, टाइम बहुत मायने रखता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा मायने है या नहीं है या नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, जब आप कैच करते हो, बॉल को कैच कर रहे होते हो, जब नीचे की तरफ बॉल करता है, वो हाथ नीचे की तरफ क्यों करता है, वो क्या बढ़ाता है, वो बढ़ाता है, जो प्लेयर जो कैच कर रहा था वो किस चीज़ को बढ़ा रहा है, टाइम को बढ़ा रहा है। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, तो फोर्स कम हो जाएगी तो आपको चोट कम लगेगी। यहाँ फोर्स को ध्यान रखो, फोर्स मतलब ताकत, ताकत मतलब चोट, आपको चोट क्या लगने वाली है, कम। लेकिन अगर आप सोचो मैं तो हीरो, मैं ऐसे ही पकड़ लूँगा, ऐसे रोक लूँगा, ऐसे ही कर लूँगा, तो आपका हाथ टूटने वाला है ना, ऐसे ही होगा। या कई बार जैसे मास्टर होता है, ऐसे हाथ कई बार डंडे खाए हैं, थोड़ा नीचे कर लोगे तो ठीक है। कई होते हैं हीरो, वो कहेंगे लो मार लो, है ना, तो उसको दर्द किसको ज़्यादा होगा, जो बिल्कुल ऐसे रोक रखा है ना, लो मार लो यहीं पर, थोड़ा नीचे कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आप टाइम बढ़ा रहे हो, टाइम बढ़ा रहे हो, इट मीन्स आपको चोट क्या होगी, कम लगेगी। तो यहाँ पे टाइम का इंपॉर्टेंट रोल है। ये चीज़ बताई थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, एक तो यही वाला जो कैच करने वाला होता है, एक हाई जंप वाला भी आता है। जैसे मान लिया दूर से भाग के आ रहे हो, दूर से भाग के आ रहे हो तो आगे आपके आगे डालते हैं रेत, रेत ना डालें तो आपकी ऐसी तैसी वैसे होने वाली, चोट लगने वाली, पैर वैर टूट जाएगा, है ना, स्किन छिल जाएगी। लेकिन रेत डाल देते हैं या गद्दा डाल देते हैं, किस लिए, क्या बढ़ाने के लिए, टाइम, ताकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ज़्यादा टाइम में हो, ये टाइम बढ़ जाए। ये टाइम बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो, आगे मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी में थोड़ी देर घिसड़ के जाओगे, आपकी स्पीड जो हो रही है ना यहाँ से, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो थोड़ी देर टाइम ज़्यादा लगे, टाइम ज़्यादा लगेगा तो, हाँ जी सर, ऊपर करिए बंटी, आपको नहीं देखिए, ठीक है भाई। तो दो एग्जाम्पल हैं, और कोई भी इसका एग्जाम्पल, सीट बेल्ट वाला भी। यहाँ जो सीट बेल्ट होती है वो स्ट्रेचेबल क्यों बनाते हैं, आपने सीट बेल्ट देखोगे ऐसे नहीं है सीट बेल्ट लगा दी तो यहीं जकड़ लेगी, वो क्या करेगी, थोड़ी आगे जाके रोकेगी। जब गाड़ी टकराएगी, एक्सीडेंट होगा, तो सीट बेल्ट क्या होगी, खुलेगी, खुल के आगे जाएगी, और आप जो गिरोगे ना ऐसे यहीं के नहीं रोक के रखेगी, थोड़ी आगे जाके ऐसे रोकेगी। तो वो भी क्या बढ़ा रही है, टाइम बढ़ा रही है, टाइम बढ़ा रही है। इट मीन्स आपको जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम लगेगी, है ना। ये चीज़ क्या लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि हम किसको बढ़ा रहे हैं, टाइम को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेचेबल बेल्ट यूज करके भी। तो 3 एग्जाम्पल है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कर पाएंगे इसको। तो फार्मूला इसका ये नोट करने वाला है, F = ma। ये ध्यान रखना, कहीं फार्मूला कहीं न्यूमेरिकल आ जाए तो F = ma, F = P2 - P1 बटे में T, या इसी को हम चेंज कर सकते हैं mv - u बटे में T। तो डिपेंड करता है आपके फार्मूले में क्या दे रखा है, सीधा सीधा मास और एक्सेलरेशन दे रखा है, मास और वेलोसिटी की बात कर रखी है और टाइम की बात कर रखी है, तो ये वाला यूज करेंगे। लेकिन ये सारे एक ही फार्मूले हैं या नहीं है भाई, है ना। तो ये है सेकंड लॉ। फिर है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन ये भी ध्यान रखना, इक्वल एंड अपोजिट, इसका जो रिएक्शन होगा उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा अपोजिट। ये जो अपोजिट है ये डिनोट कर रहा है डायरेक्शन। अगर एक्शन आपका इधर हो रहा है तो रिएक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, यही होता है। ठीक है, अब कहोगे चाटा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तो ऐसे तो नहीं होता है ना, आप इधर मारते हो वो इधर मारता है, ऐसे ही होता है भाई। लेकिन वो क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है भाई, है ना। वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी है, मेरा लगे तो मैं क्यों ना मारूं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कह रहा, मान लिया मैंने यहाँ से एक बॉल मारी दीवार पे, तो बॉल लग के दीवार पे क्या इसमें दीवार में छेद कर देगी, है ना। यहाँ पे लगी तो वो क्या, जब दीवार को टच होगी तो वो क्या हो गया, वो क्या हुआ, एक्शन। वो क्या हुआ भाई, एक्शन। अब रिएक्शन क्या होगा, दीवार उसको
अब दीवार उस पर क्या करेगी, जितना उसकी तरफ फोर्स लगा था दीवार उसी फोर्स से उसको इधर फेंक देगी। दीवार फेंक रही है, दीवार ताकत लगा रही है, लगा रही या नहीं लगा रही? तो दीवार किधर, मान लिया ये इधर जा रहा है तो दीवार किधर करेगी, उल्टा, वो उधर गई ये इधर आएगी, तो ये एक्शन होगा। दूसरा क्या हो गया, रिएक्शन। ये दोनों इक्वल होंगे, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन में जितनी फोर्स इधर लग रही है इतनी फोर्स इधर लग रही है। ध्यान रहेगा, कोई डाउट है इसमें? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। और थर्ड लॉ के सिंपल एग्जाम्पल आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है रॉकेट वाला, है ना। जो रॉकेट होते हैं, जैसे इसरो रॉकेट लॉन्च कर रही है, किस पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसमें क्या होता है, रॉकेट के अंदर यही होता है, नीचे की तरफ क्या आती हैं, जो गैस होती है, उनमें जो आग लगती है, गैस का जो धुआं आता है वो नीचे की तरफ आता है, और रिएक्शन किधर होता है, ये पूरा रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो ये जो रिएक्शन इधर हो रहा है, एक्शन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ कह रहा है, जितना इधर ताकत लगी उतनी ताकत उधर लगेगी। तो इसके एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा, नाव से जब कूदते हैं, नाव का पीछे की तरफ जाना, आप आगे की तरफ जाते हैं, नाव पीछे की तरफ जाती है, तो ये भी क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है। और क्या एग्जाम्पल है इसके, हाँ, बंदूक से गोली मारना, है ना, गोली निकलती है तो क्या होगा, गोली आगे की तरफ जाएगी, झटका पीछे की तरफ लगता है, ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ है। और घोड़ा गाड़ी खींचना, बिल्कुल, घोड़ा गाड़ी क्या होती है, वो आगे की तरफ होता है, ये पीछे की तरफ होता है ना। जो फोर्स होती है घोड़े की वो कहाँ लगती है, पीछे की तरफ। हम भी जो चलते हैं तो फोर्स कहाँ लगाते हैं, पीछे की तरफ लगाते हैं। तैरते जो स्विमिंग करते हैं तो भी किधर धकाते हैं पानी, पीछे की तरफ। जाते किधर हैं, आगे की तरफ। बोट चलती है, नाव चलती है, शिप चलते हैं, फोर्स लगती है पीछे की तरफ, हम जाते हैं आगे की तरफ। ये सारे किसके एग्जाम्पल, न्यूटन्स थर्ड लॉ के। सिंपल है, एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये था आपका। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक और है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये दोनों आप सेम मान के चलना, है ना। अगर आपका कहीं पे न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं दे रखा है ऑप्शन में, है ना, और ये एग्जाम्पल दे दे रॉकेट वाला या आपका बंदूक वाला दे दिया, अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ एग्जाम्पल में नहीं दे रखा ना ऑप्शन में, अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑप्शन में नहीं दे रखा और वहाँ पे दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इस पे चले जाना, है ना। याद रखेंगे। अगर ये पूछ रखा है जो रॉकेट होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो उसमें लगा देना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पर काम करता है रॉकेट वाला। या बंदूक से गोली निकलने वाला किस सिद्धांत पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। दोनों साथ के साथ नहीं देंगे, और दोनों साथ भी दे रखे हो तो रॉकेट वाला इसी पे लगाना आप, है ना। जो रॉकेट वाला इसी पे लगा देना, क्योंकि रॉकेट वाला बहुत आता है और उसमें यही ऑप्शन में होता है नॉर्मली। याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है वैसे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सीधा सीधा ये है ना, जैसे एनर्जी होती है ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे होता है ना एक कंसेप्ट कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ऐसे ही मोमेंटम भी कभी ख़त्म नहीं होता। मोमेंटम क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता मोमेंटम, देखो जीरो कैसे, जैसे इसका एग्जांपल दिया जाता है, मान ले एक गाड़ी है, मान ले एक गाड़ी यहाँ चल रही है, एक गाड़ी आगे चल रही है। अब ये गाड़ी चल रही है, ये इसके पीछे पीछे आ रही है, इसने इसको टक्कर मार दे। टक्कर मारने के बाद क्या होगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। पहले इन दोनों का मोमेंटम था, इसका मास मान लिया m1 था, इसका मास क्या है m2। इसकी स्पीड पहले थी u1, इसकी स्पीड थी u2। ये है दोनों का इनिशियल मोमेंटम, है या नहीं है भाई। ये इस मोमेंटम के साथ चल रही है, ये इस मोमेंटम के साथ चल रही है। मोमेंटम समझ में आ गया नहीं आ गया। P1 यही तो होता है m इंटू वी। P क्या होता है m गुणा में v। मोमेंटम किसकी वजह से होता है, हमेशा वेलोसिटी की वजह से। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना है m1 u1, यहाँ मोमेंटम कितना है m2 u2। ये है इनिशियल, बिना टकराए जब तक गाड़ी आराम से दोनों अलग अलग चल रही है, दोनों का मोमेंटम ये है। अब इसने इसको टक्कर मार दी, टक्कर मारने के बाद इसका मास चेंज होगा, मास तो ट्रक है तो ट्रक ही रहेगा, वही रहना है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी, मान लिया v होगी, है ना, इसकी वेलोसिटी v होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी v2। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है जो इनिशियल जितना ही मोमेंटम देना m1 u1 प्लस m2 u2 ये बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे।
जितना इन दोनों का मोमेंटम पहले था m1 v1 इतना ही बाद में होगा, दोनों का जो टोटल है ना वो सेम रहेगा। समझ में आया ये? जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम क्या हुआ, बाद में रहा है। अब यहीं पे अगर मैं कहूँ फोर्स को, अगर फोर्स को आप एमएलटी की फॉर्म में लिखना, जो बल होता है उसको एमएलटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके पास इतने फार्मूले लिखवा दिए अलग अलग, न्यूटन सेकंड लॉ से भी कई फार्मूले आए फोर्स के एमएलटी की फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे जो क्वेश्चन आता था नॉर्मली आप मानना फोर्स या मोमेंटम से आ जाता है, फोर्स से, मोमेंटम से या वर्क से, इनका पूछ लेंगे एमएलटी की फॉर्म में लिखो। क्या एम सबका ये कौन सा है भाई? ये है, ये है फोर्स किसके बराबर है हमारी, m गुणा में a है ना, m गुणा में a, और m गुणा में a ये किसके बराबर है, मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, यही है ना। ये दोनों mm लग रहे हैं पर लेकिन ध्यान रखना ये वाला तो हमारा m एक्चुअल फार्मूले वाला, ये मास है ना, मास, और ये मीटर पर सेकंड वाला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा m, लेंथ l, और t का क्या हो जाएगा -2, mlt -2, ये हो जाएगा फोर्स का mlt की फॉर्म में चेंज। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया? आ गया भाई। अब मैं ये कह रहा हूँ, मान लिया आपके पास रिवॉल्वर है ना, रिवॉल्वर है, आपने गोली चला दी, गोली चलाने के बाद भी क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हुआ है? पहले मोमेंटम क्या, आपके साथ पास रिवॉल्वर है, उसमें गोली है, मोमेंटम है क्या, कितना मोमेंटम है? गोली का ही मोमेंटम 0 है, रिवॉल्वर का ही मोमेंटम 0 है, दोनों रेस्ट में ही, तो वो उसके अंदर आराम से पड़ी है, गन भी आपके हाथ में आराम से है, तो मोमेंटम क्या है, 0 है। मान लिया ये गोली है, मतलब मैं कह रहा हूँ बुलेट है, एक है मेरे पास रिवॉल्वर, तो मोमेंटम क्या होगा इसका, बुलेट का मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मोमेंटम ऑफ ए बुलेट कितना हो जाएगा, 0, मोमेंटम ऑफ ए रिवॉल्वर कितना, 0। बाद में मोमेंटम कितना हो जाएगा, दोनों में क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी, दोनों में वेलोसिटी आने वाली है। अब मैंने गोली चला दी, गोली चलाने के बाद क्या बुलेट की कोई स्पीड होगी, होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी भाई, है ना, क्योंकि स्पीड होगी तभी तो किसी के अंदर घुसेगी वो, तभी तो किसी को मारेगी। तो इसका मतलब जो ये होगा मोमेंटम, ये क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी, है ना, m इंटू क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा, वेलोसिटी आएगी। और ये वाला रिवॉल्वर का मोमेंटम होगा, होगा या नहीं होगा, सही बताओ। लेकिन किधर होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट होगा, m इंटू वी तो होगा, इसकी जो भी मास होगा, ये m1 है, ये m2 है ना। लेकिन ये एक चीज़ कोई पॉजिटिव, कोई सी भी ले लो, एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। इसका मतलब पहले वाला जो मोमेंटम था वो था 0, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर ही होगा, जो पहले मोमेंटम है और बाद वाले भी क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब mv और ये क्या -m2v जो भी है ये, है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, इसका मतलब ये दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, होंगे या नहीं होंगे। यह चीज़ किसकी, क्योंकि इधर क्या है 0, तो ये इधर क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो दोनों के दोनों मोमेंटम क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे। और न्यूटन्स थर्ड लॉ भी ये कहता है जो एक्शन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। एक्शन जितना उधर हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जस्ट कोशिश करिए आपको एक्सप्लेन करने की, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा सीधा याद रखना जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, इसमें कंजर्व होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। किस पे एप्लीकेबल है, रॉकेट पे है, रिवॉल्वर पे, सब पे है, और ये दोनों लगभग मान के चलना सेम है, याद रहेगा। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के, ये सीट बेल्ट का दिखा रखा है, ये ऐसे रोक लेगा एक्सीडेंट होगा तो ये स्ट्रेचेबल है। ये भी एग्जांपल दे रखा है, किसका एग्जांपल है, फर्स्ट लॉ का ही है, क्यों है,
इस पर देखो, ये जो सिक्का है ना, जो कॉइन है वो रेस्ट में बैठा है आराम से, उसे कोई मतलब नहीं दुनिया से। इसकी मोशन आई है, इसमें मोशन आ जाने दो, मैं तो क्या रहूँगा, रेस्ट में रहूँगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है जो चीज़ रेस्ट में हो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्या इस पर लगे? नहीं, इसके नीचे वाली पे लगे, वो चीज़ आगे निकल जाएगी, क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। ये न्यूटन सेकंड लॉ के चोट वोट खाने के हैं, उस तरह के हैं। बताओ इसी तरह, वैसे ये बता सकते हो, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ मैन ऑफ मास 75 किलोग्राम व्हेन ही वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। मोमेंटम पूछ रखा, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास गुणा में। मोमेंटम किसके बराबर होता है भाई, मास गुणा में वेलोसिटी। मास भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है या नहीं है? मास भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है, तो कितना हो जाएगा, 150। सीधा सीधा क्वेश्चन था ना। सारी ऐसा ही हैं, तीनों ऐसा यूनिट हैं, तीनों ऐसा ही तो है इसमें, है ना, तीनों ऐसा ही है। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है ग्राम में करेंगे या उसमें करेंगे, तीनों क्या है भाई, ये एसआई यूनिट है ना। या कोई घंटे वंटे तो उसके सेकंड करने पड़ते हैं ना। अगर मान लिया आर में दे रखा हो, मिनट में दे रखा, तो उसमें किसको कन्वर्ट करना पड़ता है, सेकंड में। जो फार्मूले निकलते हैं नॉर्मली एसआई यूनिट पे करते हैं ना। तो मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, सारी एसआई यूनिट हैं। ये कैच वाला था, किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन्स। न्यूटन्स कौन सा ला है भाई, ये सेकंड है ना। टाइम बढ़ा रहे हैं हम, टाइम बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे पे चोट कम लगे, फोर्स कम लगे। करना एक क्वेश्चन ये और कर लो कोई सा। फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ ए 4 मीटर पर सेकंड ए बॉल ऑफ 8 किलो, है ना। सिंपल है ये भी, है ना। क्या दे रखा है इसमें, मास भी दे रखा है और एक्सेलरेशन भी दे रखा है। और फोर्स किसके बराबर होती है, मास गुणा में एक्सेलरेशन, ठीक है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कोई मिस हुआ है, ठीक है, सारे आपने बता दिए हैं। चलना भी है ना, जो आप चलते हो वो भी क्या है, जो आप चल पाते हो वो भी क्या है, न्यूटन से थर्ड लॉ है ना। चल पाते हैं वो भी किसकी वजह से, न्यूटन से थर्ड लॉ।